हाँ जी, गुड इवनिंग अजिंक्य जी, लक्की जी, राहुल, मोहित, आरती, राकेश, रवि, संजय, विकास, माही, रीमा, लिप्सा, पिंकू, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए अगेन वेरी गुड इवनिंग। ये क्लास जो है CIB और GIB के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर टेक्नोलॉजी ने हमारा साथ दिया और आप लोग साथ रहे, मैं यहाँ पे बना रहूँगा। इस टॉपिक को आज कवर करेंगे, ऐसे तरीके से कवर करेंगे जैसा आपने आज तक नहीं देखा होगा। जब आप बुक में ये टॉपिक पढ़ने जाते हैं तो वो आपको 2-4 लाइन पढ़ने के बाद आप बुक को बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी टेक्निकली स्टाइल से वो चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो यहां जो ये हम कवर करने वाले हैं आज, ये आपको एक तरह से एक ऐसा कॉन्सेप्ट देगा जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट शामिल हैं। यानी इस टॉपिक में बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी आपको क्लियर होती चलेंगी। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। आपको पता है जब आप लाइव क्लास देखते हैं तो कोई ऐड नहीं आता, कोई मिड ऐड नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि इसको अभी देख लीजिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम बिल्कुल है। JIB और CIB बोथ स्टूडेंट्स बोला मैंने, कोई भी इसको मिस नहीं करिए। और उसके अलावा MBA फाइनेंस वाले जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या कोई और भी लोग जो इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा हुआ, अपने टॉपिक में बताया हुआ था कि आज का टॉपिक हमारा है फैक्टर एंड फोरफिटिंग। आज का टॉपिक हमारा है फैक्टर एंड फोरफिटिंग। फैक्टर एंड फोरफिटिंग। ठीक है, अब नाम इतना टफ है इसका कि अगर कोई सुन ले पहली बार तो किताब को बंद कर दे। ठीक है, लेकिन आज हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझाएंगे। और आपको पता होगा कि ये फैक्टर फोरफिटिंग का वीडियो जो है हमारे चैनल का सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो है और लगभग 1 लाख व्यू की तरफ ये बढ़ रहा है। ऐसे बहुत कम वीडियो होते हैं हमारे JIB CIB में जो 1 लाख व्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं दोबारा, नए फ्लेवर में, नई टेक्नोलॉजी के साथ दोबारा शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जब भी हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे ट्रेड की। ट्रेड किस चीज का? ट्रेड होता है हमारा, एक तो डोमेस्टिक ट्रेड होता है और एक होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। दोनों ट्रेडों में स्टाइल तो लगभग एक ही होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ टर्मिनोलॉजी बदल जाती है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे जो कहते हैं प्रोसेसिंग है, कुछ वर्ड्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज शामिल हो जाता है। बाकी जो इंडियन यानी कि पूरे भारतीय, उसमें जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर वो तो काम करते ही करते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेड होता है, बेसिकली ट्रेड जो भी होता है वो ट्रेड कभी भी होगा तो एक सेलर होगा और एक बायर होगा। अब सेलर और बायर जब यही इंटरनेशनल उसमें जाते हैं तो सेलर हमारा कहलाता है एक्सपोर्टर और बायर हमारा कहलाता है इंपोर्टर। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो जब ये फैक्टर फोरफिटिंग पढ़ते हैं हम, तो हमारा ये सेलर और बायर का या इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का, यानी ये चारों वर्ड्स हमारे लिए काम आते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड जो है डोमेस्टिक ट्रेड की भी बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रेड की भी बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक की भी बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आगे। अब जब हमने ट्रेड की बात कर ली, ठीक है, ट्रेड कैसे शुरू होता है? ट्रेड बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता है। कोई भी ट्रेड शुरू होगा तो सबसे पहले उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा इन बिटवीन, जैसा हमने पहले नाम दिए थे उन दोनों के बीच होगा। उनके नाम है यहां पे सेलर और बायर। सेलर और बायर। अब सेलर और बायर को किन किन नामों से जानते हैं वो भी हमने देख लिया। सेलर हो गया आपका एक्सपोर्टर और ये हो गया इंपोर्टर। लेकिन अगर हम
फैक्टर फॉरफिटिंग पढ़ रहे हैं तो फैक्टर फॉरफिटिंग में इनके नाम थोड़े से अलग हो जाते हैं। और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जब तक मैं लिखता हूं आपको आंसर देना है। क्या आंसर देना है कि सेलर को फैक्टर की भाषा में क्या बोलते हैं और बायर को फैक्टर फॉरफिटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं। और यहीं पे देख लिया आपका एक क्वेश्चन पक्का होने वाला है और कई लोग इसे गलत करेंगे, वो देखते हैं क्या हो। उससे पहले जैसा मैंने बताया था, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं अभी उस क्वेश्चन पे आऊंगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट में यहां से गुड्स या सर्विसेज इधर आती हैं और यहां से जो भी है, जो भी टर्म्स कंडीशन के अनुसार, रुपया कह लीजिए डोमेस्टिक ट्रेड में या डॉलर कह लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड में आपके पास आता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो है इसके कितने तरीके हैं। देखो, या तो ये डील कैसे होगी, कैश होगी नंबर 1, या ये डील कैसे होगी, क्रेडिट में होगी। अब क्रेडिट में अगर डील है तो क्रेडिट की जितनी भी डील्स होती हैं वो सपोर्टेड बाय एक बिल ऑफ एक्सचेंज से होती हैं। जितनी भी क्रेडिट की डीलें होती हैं वो सपोर्टेड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज से होती है, यानी एक टाइप के प्रोमिसरी नोट से होती हैं, जिसमें क्या होता है, एक प्रॉमिस किया जाता है कि मैं इसको वो करूंगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इसमें कैश होगी या क्रेडिट होगी। क्रेडिट होगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट जिसमें गुड्स जाते हैं और पैसा देने का वादा होता है। अब देखिए ये वादा भी कैसे होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी 2 तरह के होते हैं। मैंने बोला था बहुत सारी छोटी छोटी बातें यहाँ पे रिवाइज होती चलेंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है साइट बिल और एक होता है यूजांस बिल। साइड बिल में क्या होता है, इमीडिएट प्रॉमिस होता है कि मैं पैसा दे दूंगा, जैसे ही आप मेरा गुड्स या सर्विसेज देंगे, सप्लाई कर देंगे तो मैं पैसा दे दूंगा। और यूजांस में क्या होता है, कुछ समय ले लेता है। ठीक है, अब यहां पे एक केस, दूसरे के 2 केस, कुल मिला के हमारे पास 3 केस आ गए। ठीक है, अगर 3 केस हैं और इसको कैश को मैं एक बात और लिखता हूं, कैश ऑब्लिक चेक या ड्राफ्ट, ये भी ले लेता हूं, मैं इसको कैसे ही मानता हूं। अगर चेक या ड्राफ्ट दिया तो मान लीजिए कि उसका कलेक्शन हो जाएगा, वो बाउंस नहीं होगा। ठीक हो गया। अब जब हमने बोला कि 3 केस हो गए तो इन 3 केस में 2 केस ऐसे हैं जिसमें इन वर्ड्स का जो फैक्टर फॉरफिटिंग हम यहां लिख रहे थे, इसका कोई भी रोल नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 केसों को यहां से हटा देते हैं। कौन से 2 केसों को हटा देते हैं, इसमें हमारा फैक्टर फॉरफिटिंग का रोल नहीं होता और इसमें भी हमारा फैक्टर फॉरफिटिंग का रोल ज़्यादा नहीं होता। उसका रीजन क्या है, इसलिए नहीं होता कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्शन में जा ही रहा है तो 2, 4, 5, 10 दिन में आ ही जाएगा, ये मान लेते हैं, इसलिए उसको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने ट्रेड किया और आपके पास यूजांस बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आप क्या करेंगे, तो आप बैंक जाएंगे, उस यूजांस बिल को लेके बैंक जाएंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे जो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर दे, मनी में कन्वर्ट कर दे। तो वो बंदा जो है, जो भी ये है यूजांस बिल लेकर के कहाँ गया, अब ये उदास है थोड़ा सा, क्यों, इसको मनी चाहिए, उसको क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो ये अपना निकल के आया और ये गया बैंक में। कहाँ गया, ये बैंक में गया। ठीक है, जब ये बैंक में गया तो बैंक एक ट्रेडिशनल स्टाइल में काम करता है। जैसे आज का एग्जांपल छोटा सा, मुझे किसी अपने रिलेटिव को एक बाइक का लोन दिलवाना था। ONGC में एम्प्लॉय, 1.5 लाख रुपए सैलरी, 80,000 का लोन, 1.5 लाख रुपए की बाइक। कई लोगों को मैंने फॉरवर्ड करी रिक्वेस्ट, 24 घंटे में 1-2 लोगों ने कहा हम कर देंगे, बाकी लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। सब कुछ ओके। तो बैंक का स्टाइल है। ठीक है, तो वही स्टाइल, तो जिन 1-2 लोगों में जिन्हें जवाब दिया वो आप सब हैं। ठीक है, और जिन्होंने नहीं जवाब दिया वो पता नहीं कौन है। तो वो क्या करता है, बैंक में जाता तो है
लेकिन जैसे आपने एक दो लोग हैं, ऐसे ही एक दो लोग जहां होते हैं वहां तो उसका काम हो जाता है। और वो बैंक में क्यों जा रहा है ये भी समझिएगा। बैंक में बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है? एक सिंपल ट्रीटमेंट होता है कलेक्शन का। क्या होता है? या तो कलेक्शन होगा, या जिसको हम कैटेगरी में लेते हैं नेगोशिएशन, ठीक है, या कलेक्शन के साथ परचेज होगा अगर साइड बिल है तो, अगर साइड बिल है तो क्या परचेज होगा। और तीसरा है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में आपको पता है कि अगर 2 लाख का बिल है तो उस 2 लाख में से वो क्या करेगा, कुछ बैंक पैसा काट के बाकी पैसा दे देगा, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग में हमने बताया क्या होता है, कुछ पैसा वो काट लेगा और काटने के बाद क्या करेगा, आपको पैसा दे देगा। हाँ, ठीक है। तो इन 3 तरीकों में से कोई एक तरीका बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ होता है। बैंक तीनों तरीकों में काम करता है, डिस्काउंटिंग भी करता है, कलेक्शन भी करता है, सब कुछ करता है। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक के पास आएगा और बैंक में कोई ना कोई बहाना देके उसे डिले होने की चांसेस हैं। अब क्या हुआ, आरबीआई ने जब ये देखा कि बैंक कई बार अच्छे एक्सपोर्टर या अच्छे ट्रेडर को ये फैसिलिटी नहीं देते हैं, उससे उसका लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है। लिक्विडिटी क्रंच एक आंसर है आपका, पूछा जाता है कि फैक्टर फॉरफिटिंग सर्विस के बेनिफिट। तो लिक्विडिटी क्रंच क्यों, बिल ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तो आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए, इसलिए वो उसके लिक्विडिटी को दूर करने के लिए हेल्पफुल होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमने इतनी फैसिलिटी में बताया, थोड़ा सा हमने ये बताया कि कभी कभी बैंक उसको डिले कर देते हैं, ठीक है। आप सब अच्छे हैं तो क्या हो गया, डिलेड हो गया। अब डिले क्या हुआ, डिले में उसे यहां पर एक न्यू ऑर्डर था जो नहीं ले पाएगा, और हम ऐसा बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसका हुआ लेट्स से 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है। और इसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया उसने, अगर उसका ये कहते हैं कि 1 तारीख को ही दे दिया उसने, ठीक है। और यहाँ से गुड्स उसने दे दिए 10 अप्रैल में, उसने गुड्स भी भेज दिया आपके, ठीक है। और इसने समय लिया बिल ऑफ एक्सचेंज में 6 मंथ का। कितने का समय लिया, 6 मंथ का लिया। जैसे मैंने बताया था कि ये ह्यूजान्स के केसेस में होता है तो उसी में होता है, ठीक है। 6 महीने का टाइम ले लिया उसने। 6 मंथ के टाइम के बाद, क्योंकि ह्यूजान्स था, अब यहां पर 6 मंथ अगर जोड़ते हैं तो इसमें 6 मंथ जोड़िए, लेकिन उसको 15 जून को एक न्यू ऑर्डर मिल गया और ये डीलिंग हम लोग मान लेते हैं 5 लाख की थी। कितने की थी, 5 लाख की। उसे नया ऑर्डर मिल गया 4 लाख का। अब इसके पास 4 लाख की डीलिंग थी, तो इसमें हमें 4 लाख का हमें क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज मिला। क्यों, अब आप लोग कहोगे जी 4 लाख का क्यों मिला, 5 लाख की डीलिंग थी। हो सकता है उसने 1 लाख एडवांस दे दिया हो, या हो सकता है पूरा 5 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। अब क्या होगा, ये जब यहां से इसे डिले होती है इस काम में, तो ये क्या करे। तो मैंने अभी बताया कि आरबीआई ने कमेटी बना करके ये बोला कि क्या किया जाए इस लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने के लिए। तो उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी इस तरह की सर्विसेज की, जिसमें क्या होता है, बैंकों के अलावा अदर देन बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करता है, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका ये। एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया इसमें, और यही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दे आर कॉल्ड फैक्टर। क्या होते हैं, फैक्टर।
और द सर्विसेज इज नोन एज फैक्टरिंग। अब सर्विसेज का है कि द डिस्काउंटिंग ऑफ यूजान्स बिल अगेंस्ट एन एक्सपोर्ट ऑफ अर्लियर डेटेड वेयर द ड्यू डेट स्टिल इज टू कम। क्लियर होगी बात। अब क्या हुआ, तो ये सर्विसेज हुई, इसमें क्या होगा, ये जो जिसके पास बिल तो उसने दे दिया शुरू में ही, ये बिल लेकर के आया यहाँ पर, इसके बाद 15/6 को एक ऑर्डर आता है, तो ये 16/6 में आपके पास पहुंच गया। ठीक है, अगर ये 16/6 में यहां पहुंच गया तो यहां पर एक नया कंडीशन निकल के आता है। वो क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को हम अगले उसमें लिख रहे हैं, और वो कंडीशंस हैं पहली कंडीशन 24 आवर में यस या नो वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो जो फैक्टरिंग सर्विसेज दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 24 आवर में उसको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ हम देंगे या हम नहीं देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड कंडीशन, हम यहां पर वापस आते हैं। वापस यहां पर आ गए, यहां पर फैक्टर ने कंडीशन कर दी वो कि हाँ मैं दूंगा या मना कर देगा। ठीक है, अपनी कंडीशन बता देगा, और उन कंडीशन में जो पहली कंडीशन हमने देखी वो क्या देखी, 24 आवर। दूसरी कंडीशन कहेगा मैं अप टू 80% क्या कर दूंगा, डिस्काउंट कर दूंगा, डिस्काउंटिंग कर दूंगा। मतलब डिस्काउंट का मतलब एक तरह से डिस्काउंट करने का मतलब ये नहीं कि छूट दे दूंगा, डिस्काउंटिंग कर दूंगा 80% का। तो अगर मेरा 4 लाख का था तो उसमें 80% यानी 3.2 लाख का क्या कर दूंगा, मैं फाइनेंस कर दूंगा या एडवांस कर दूंगा। क्लियर हो गई बात। चलो, इतनी बात क्लियर है तो जरा यस लिखिए। अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिखिए। चलो, एक प्रश्न हमने पूछा था पहले कि उसको क्या कहेंगे। अब मैं आपके कुछ आंसर्स ले रहा हूं कि जो पहले आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, नॉट ऑडिबल, ऑडिबल तो शायद हो गया है अब। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई बहुत बढ़िया तरीके से, गुड। चलिए, आप लोग देखिए, आज की रात के 10 बज रहे हैं और 10 बजे के बाद भी आप बैठे, बैठना भी चाहिए, पेपर आ गया है, पूरे 6 महीने का इंक्रीमेंट का लॉस हो जाएगा। मेहनत कर लीजिए, बैंकर्स तो मेहनत करने में माहिर हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम बढ़ रहे हैं, उसके आगे क्या होगा। 3.2 लाख का फाइनेंस हो जाएगा, और मैंने सवाल आपसे पूछा था उसको क्या कहते हैं, और मुझे उसका आंसर नहीं मिला, मुझे उसका आंसर नहीं मिला, और मैं लिख रहा हूं 1 मार्क्स पक्की। बेनिफिशियरी क्या है, बेनिफिशियरी बोलते हैं फैक्टर फॉरफिटिंग की भाषा में इसको। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्लाइंट, और इसको बोलते हैं फैक्टर। क्लियर है, तीनों जो हमारे डायगोनल हैं मैंने यहां पे लिख दिए, बेनिफिशियरी, फैक्टर एंड क्लाइंट। क्लियर हो गया आपको। चलो, तो वो सवाल का जवाब भी आ गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, क्या फैसिलिटी देगा। थर्ड फैसिलिटी पे आते हैं। थर्ड फैसिलिटी क्या देगा वो आपको, थर्ड फैसिलिटी देगा आपको लेजर मेंटेनेंस, लेजर मेंटेनेंस। अब लेजर मेंटेनेंस क्या होता है, देखिए आप एक एक्सपोर्टर है, आपको एक बिल मिला साल भर में, अब आप उसको डायरी में लिखे हुए हैं, रोजाना रात को नींद टूट जा रही है, यार उस दिन मेरे को एक बिल भेजना है। अगर आपने अपने बिल की फैक्टरिंग सर्विस ले ली, डिस्काउंट करा लिया, तो बिल किसके पास है, फैक्टर के पास। आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी है। तो वो लेजर मेंटेनेंस कौन करेगा, फैक्टर करेगा, क्योंकि उस फैक्टर सर्विसेज में आप जैसे कई सारे लोग होंगे वहां पर जो
इसी काम के लिए बैठे। जैसे आपके वहाँ क्लियरिंग में एक क्लर्क होता है हर ब्रांच में, जैसे आपके लिए हर क्या होता है, क्लियरिंग में एक ब्रांच में क्लियरिंग के लिए एक क्लर्क होता है, तो वही चिंता करता है इस चेक को कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है। तो ये लेजर मेंटेनेंस ये करेगा। ठीक है। नंबर 4 लीगल हेल्प करेगा। नंबर 5 कंसल्टेंसी क्या करेगा, आप जब बिल लेके जाएंगे किसी फॉरेनर का तो उस बिल को देख के बोलेगा यार इस पार्टी से डील मत करो, ये तो बहुत बड़ा डिफॉल्टर है, हम इसकी तो नहीं करेंगे, इसकी डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऐसे केसेस के लिए क्या कर रहा है वो कोशिश कर रहा है कि कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। और एक और बोलते हैं जो 6 बोलते हैं, वो बोलते हैं विदाउट रिकोर्स। इसको मैं बताऊंगा अभी आगे, विदाउट रिकोर्स। तो ये एक तरह के बेनिफिट हैं जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, हमको मिल रहे हैं इस सर्विसेज से। ठीक हो गया। अब थोड़ा इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए, जब हम इसके प्रोसेस की बात कर रहे थे, उस प्रोसेस में जो है, तो इसके प्रोसेस की बात करते हैं, इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है कि सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट का होना। एग्रीमेंट के बाद एग्री होके बिल ऑफ एक्सचेंज होना, यहाँ से गुड सप्लाई होना। बिल ऑफ एक्सचेंज इसको एग्री करके यहाँ रख लेगा। जब ये यहाँ रख लेगा तो टाइम पे इसको जब भी ज़रूरत है उस दिन ये क्या करेगा, उसका पेमेंट लेगा। और अगर उसे पेमेंट से पहले पैसा चाहिए तो पेमेंट से पहले पैसा लेने के लिए वो फैक्टर के पास जाएगा, उसकी डिस्काउंटिंग करेगा और बिल अपने पास रख लेगा। तो सुनिए, तो 16 में उसने यस करा और मान लिया हमने 18 में को वो इसको फाइनेंस करेगा और बिल अपने पास। अब बिल ऑफ एक्सचेंज किसकी कस्टडी में आ गया, इसकी कस्टडी में आ गया। और सुनिएगा, यहां से अब एक 3.2 लाख रुपीज इसके पास आ गए। अब जब इसके पास आए तो इसने क्या किया, एक नया ऑर्डर तुरंत से पिकअप कर लिया। और तुरंत से नया ऑर्डर पिकअप किया, उसके लिए काम करने लग गया, उसका लिक्विडिटी खत्म हो गया। अब क्या होगा, जैसा कि हमने 6 मंथ के लिए बोला था, अगर हम इसको ये मान लें कि 1 अक्टूबर 2020 को ये ड्यू होना है, तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या करेगा, इसको देखिए जरा, ये फैक्टर इस डेट में ये का बिल इधर भेजेगा इसके पास। ठीक है। किसके लिए, कलेक्शन के लिए। किसके लिए भेजेगा, कलेक्शन के लिए भेजेगा इस बिल को। ठीक है। जब ये इस बिल को कलेक्शन के लिए भेज रहा है तो कलेक्शन में क्या होगा कि हो सकता है कि इसका पेमेंट हो जाए और हो सकता है इसका पेमेंट ना हो सकता है इसका पेमेंट हो जाए, हो सकता है इसका पेमेंट ना हो। तो उसका प्रोसेस देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा जब उसका पेमेंट नहीं होगा या होगा। तो हमने बोला कि 1 ऑफ इसको फैक्टर बिल ऑफ एक्सचेंज को भेजेगा किसके पास, इंपोर्टर के पास। इंपोर्टर के पास भेज दिया। अब यहां पे 2 केस आते हैं, 1 और 2। 1 है ओके वाला, अगर ओके होगा तो यहां पर ये 4 लाख रुपीज, ये 4 लाख रुपये इधर भेजेगा इसके पास। किसके पास, फैक्टर के पास भेज दिया। ठीक है। अब ये फैक्टर के पास 4 लाख रुपये भेज दिए, लेकिन उसने 3.2 लाख तो किसको, बेनिफिशियरी को पहले दे दिए थे। तो अब क्या होगा, इसमें से 3.2 लाख उसने दे दिए थे, तो इसमें बचेगा 80,000। 80,000 में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करके रेस्ट वो अगेन किसको दे देगा, बेनिफिशियरी को दे देगा। ठीक है, ये बेनिफिशियरी को दे देगा।
अब बेनिफिशियरी को देने के बाद ये जो बेनिफिशियरी है, इस बेनिफिशियरी को ये 80,000 में से एक्सपेंसेस दे देगा और सब लोगों का बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, बाउंस होने की, डिसऑनर होने की। किसकी, यहां ओके में हम यहां पर ले रहे हैं डिसऑनर होने की। डिसऑनर, अगर डिसऑनर का केस है तो क्या होगा, इसे समझ लीजिए। आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है यहां से आता है। डिसऑनर के केस में फिर 2 केस होते हैं। देखो, डिसऑनर का केस होगा तो यहां से जो हमारा रिटर्न हो जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब रिटर्न हो गया तो 2 केस इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो इसको भी हम नए पेज पे ले लेते हैं। डिसऑनर के केस में, डिसऑनर का जब केस होगा, नंबर 1 क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को टू, पहले तो किसके पास आएगा, फैक्टर के पास आएगा, बाउंस हो जाएगा तो, और फैक्टर जो है वापस किसके पास भेजेगा, बेनिफिशियरी के पास भेजेगा, जिसको हम अभी तक एक्सपोर्टर के नाम से भी जान रहे थे। ठीक है, और बेनिफिशियरी को वो पैसा उसको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में बिल ऑफ एक्सचेंज आया फैक्टर के पास, कैसे, डिसऑनर होके, और वो बेनिफिशियरी के पास नहीं भेजेगा, क्या भेजेगा, लीगल एक्शन करेगा। क्या करेगा, लीगल एक्शन करेगा। किसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसने भेजा, ये भेजा इंपोर्टर ने, जब बाउंस हुआ। ठीक है, तो लीगल एक्शन किसके खिलाफ करेगा, इंपोर्टर के खिलाफ करेगा, जबकि यहां वो लीगल एक्शन बेनिफिशियरी के नाम पे करेगा। ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखिए। अब आपको ये बताना है केस नंबर 1 और 2, तो मैं इसमें वर्ड लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं, रिकोर्स, विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब होता है जिम्मेदारी ले लेना। ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग। आंसर, विदाउट रिकोर्स मीन्स नो अल्टरेशन इज पॉसिबल विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। ये क्या मतलब हुआ, ये तो आपने एक तरह से ऐसा बोल दिया जैसे उसमें एलसी में होता है रिवोकेबल और इरोकेबल वाला। बक्सी जी, 1 इज विद रिकोर्स, इरोकेबल डेफिनेशन लिख दी है ऊपर। चलिए, आप लोगों के डिफरेंस वो आ रही, ओपिनियन आ रही है। अब हम बता देते हैं आपको। देखो, ये जो पहला वाला होता है जिसमें अगेन बेनिफिशियरी के पास जाता है, ये होता है विद रिकोर्स, जिसमें सेलर की जिम्मेदारी होती है, जाता है विद रिकोर्स। और इस वाले केस को बोलते हैं विदाउट रिकोर्स। तो जब मैंने आपको बताया था कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, तो उन्हीं बेनिफिट में ये भी बताया था मैंने, देखो ये वाला बताया था कि विदाउट रिकोर्स की फैसिलिटी भी मिलती है, ये भी एक एडिशनल फैसिलिटी की तरह है। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी। ये एक क्वेश्चन आपका पक्का रखा है एग्जाम में, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उन तरह की टाइप ऑफ फैक्टर। किसमें, फैक्टर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, फैक्टर सर्विसेज क्या होती है। अब बोलते हैं टाइप। अब टाइप में देखना, टाइप में बेसिकली क्या है, वो पार्टियां तो वही हैं, ये 3 पार्टी तो है ही है। इन 3 पार्टी के अलावा क्या था, देखो अगर ये डोमेस्टिक है तो मैं यहां पे लिखता हूं पहली डोमेस्टिक, एक होती है फैक्टरिंग, डोमेस्टिक फैक्टरिंग। ठीक है, एक होती है दूसरी इंटरनेशनल। तो डोमेस्टिक में तो 3 पार्टी आपकी हो गई,
ठीक। और जब भी फैक्टर एक है, जब भी फैक्टर एक है तो उसको सिंगल फैक्टर भी बोलते हैं, सिंगल फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक है। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है। और अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल में दो होती हैं, एक होती है सिंगल, एक होती है मल्टी बोलते हैं या टू बोलते हैं या बाई बोलते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है बेसिकली, यहां पर एक इंटरनेशनल बाउंड्री आ जाती है। इस इंटरनेशनल बाउंड्री में ये जो आपके, अब मैं यहाँ पे बेनिफिशियरी लिख रहा हूँ, सेलर बायर नहीं लिख रहा हूँ, बेनिफिशियरी और क्लाइंट लिख रहा हूँ, या चलो लिख देता हूँ जिससे आपको अभी भी कन्फ्यूजन, जिन्होंने अभी भी क्लास ज्वाइन करी है वो भी देख ले। इस केस में क्या होगा आपका, ये जो मल्टी फैक्टर है उस केस में अगर एक ही है तो सिंगल फैक्टर, और अगर यहाँ पर आपका एक और फैक्टर आ जाए, अगर एक और फैक्टर आ जाए तो उसको हम मल्टी फैक्टर या इंटरनेशनल फैक्टरिंग के नाम से जानते हैं। और इसमें जो फैक्टर होता है ये तो किसके लिए वो करता है, किसकी बिहाफ पे काम करता है, इंपोर्टर के बिहाफ पे, और ये वाला किसके, एक्सपोर्टर के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है। तो डोमेस्टिक फैक्टरिंग भी हो गई और इंटरनेशनल फैक्टरिंग भी हो गई। इतना तक क्लियर हो गया तो यस लिख दीजिए। सिल्वर सर्फर जी, वन विदाउट रिकोर्स नहीं होता, फैक्टर विल बियर द रिस्क, टू जो है विदाउट रिस्क है। चलो इतना क्लियर हो गया, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आज क्लास में बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं और इसमें 16 लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लेना। क्यों? क्योंकि तभी तो आपको पता लगेगा। अभी तो हम बहुत एफर्ट करते हैं आपको नोटिफिकेशन देने की, क्योंकि YouTube के पास काम बहुत बढ़ गया है। वो कितने नोटिफिकेशन आपको दे पाएगा, आप कितने एक्टिव रहते हैं उसमें, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम तक तो देख लो। ठीक है। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम पीछे की क्लासेस जितनी हमने ले ली थी अब धीरे धीरे प्राइवेट करते जाएंगे, लेकिन लाइव जब चलेगी, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, पूरा कोर्स कराएंगे। और आप देख रहे हैं जो सारी क्लास जिन्होंने ली है वो पूरा कोर्स उनका हो रहा है। एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये मेरी गारंटी है। और एग्ज़ाम के टाइम में 2 या 3 दिन 8-8, 9-9 घंटे की क्लास भी मैं लेता हूँ। उसी के बाद आपका संडे में दिन में मैसेज आता है कि आपकी क्लास ली थी और आप पास हो गए। हम तो ऐसे ही आप भी पास हो जाओ। ठीक है। फिर CI में कोर्स जरूर ले लेना हमारा। ठीक है। चलो गुड। 28 लाइक ज़्यादा हो गए हैं, वो शायद आपके में थोड़ा सा दिखा नहीं रहा है, हमारे को 60 लाइक दिखा रहा है। चलो कुछ नहीं, अगर क्लास पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी जरूर कर देना। चलिए जी, एक हमारा चैप्टर का 60% पार्ट पूरा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसमें। ठीक है। बहुत बड़ा नाम है। क्या नाम है? वो नाम है ये वाला। कौन सा वाला? फोरफिटिंग। कौन सा वाला? फोरफिटिंग। फोरफिटिंग में हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने फैक्टर समझ लिया है, अगर आपने फैक्टर समझ लिया है तो फोरफिटिंग 2 मिनट में समझ जाओगे। चलिए चलते हैं फैक्टरिंग की तरफ। ये हमने जो कंडीशंस लिखी थी, सारी कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस हमने लिखी थी फैक्टर की। कौन सी? फैक्टर की कंडीशंस लिखी थी। फैक्टर की कंडीशंस हैं सारी। ठीक है। हमें आपको 2 मिनट में फोरफिटिंग समझाना है। ठीक है। चले समझाते हैं। अगर मैं 2 मिनट में समझाऊंगा तो मैं 2 मिनट में इसलिए समझाऊंगा कि मैं केवल 2 ही चेंज करूंगा। ये जो 80% है इसमें 100% अप टू फाइनेंस होता है। एक कंडीशन नोट कर लीजिएगा, 4 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज है, 4 लाख ले जाओ। किसमें? फोरफिटिंग में। किसमें?
फोरफिटिंग सर्विसेज में, फोरफिटिंग सर्विसेज में 4 लाख ले जाओ, 100% फाइनेंस पाओ। ठीक है, अब 1 मिनट हो गया, दूसरा मिनट, ऑलवेज विदाउट रिकोर्स, बस हो गया जी हमारा फोरफिटर। ऑलवेज विदाउट रिकोर्स, विद रिकोर्स नहीं। क्यों क्यों अभी बताते हैं, और एक बार और रिवाइज करते हैं आपको। जो रिकोर्स विदाउट रिकोर्स बताया था, ये वाला केस, ये केस होता है इसमें फोरफिटर या फोरफिटिंग सर्विसेज होती हैं हमेशा विदाउट रिकोर्स। तो 2 कंडीशनें चेंज हो गई और हमारा बन गया क्या, फैक्टर से फोरफिटर। अब कुछ की पॉइंट और समझ लेते हैं इसमें। जो हमारी फोरफिटिंग की सर्विसेज होती हैं, इंडिया में कौन प्रोवाइड करता है? आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में फोरफिटिंग सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है। बहुत से बच्चों ने पूरी किताब पढ़ रखी, मेरे को आंसर जल्दी से दिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो फोरफिटिंग सर्विसेज इंडिया में करता है, केवल एक है। और अगर मैं बात करूं फैक्टरिंग की, तो फैक्टरिंग इंडिया में बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दूं, जो लोग स्टेट बैंक में हैं, SBI फैक्टर्स लिमिटेड, आप सुनिएगा जरा, ठीक है। ऐसे ही कैनरा का है कैन फैक्टर, ऐसे ही सिटी बैंक का है सिटी फैक्टर्स लिमिटेड। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो फैक्टर तो बहुत सारे हैं, फैक्टर बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको फैक्टर तो बहुत सारे हो गए, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। और आरती कुमावत ने हमें रिक्वेस्ट की है कि एग्जाम तक प्राइवेट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करेंगे, आप यूट्यूब वाला कोर्स खरीद लीजिए, उसमें रहेंगी। चलो, अरे बहुत दिन रख रहे हैं पब्लिक, आप पढ़ लीजिए प्लीज। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक। तो मैं यहां पर ले रहा हूं क्या, इसको एग्जिम बैंक। कौन? एग्जिम बैंक। कौन? फैक्टरिंग फोरफिटिंग सर्विसेज, फोरफिटिंग। अब आप बता सकते हैं क्यों फोरफिटिंग को एग्जिम बैंक को जिम्मेदारी दी गई है? इसलिए दी गई है कि उस प्रमोटर को, जो प्रमोटर विदाउट रिकोर्स आप लेने के लिए तैयार हैं, जिस एक्सपोर्टर को, उसको ये सर्विसेज दो। और एग्जिम बैंक के पास उन सारे देशों की, कंट्री की, और आपका जो इंपोर्टर हैं बाहर बैठे हुए, उनकी क्रेडेंशियल पता होती है। और वो क्रेडेंशियल, जितनी उसकी क्रेडेंशियल है, उस क्रेडेंशियल को देख करके वो क्या करते हैं कि इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं तो मना कर देंगे। और कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सही पार्टी है वो। ठीक है, इसलिए एग्जिम। और एग्जिम की रीच पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा अच्छी है बजाय किन्हीं बैंकों के, क्योंकि ये कंट्री का मामला, उसमें कंट्री का इंटरफेरेंस आ जाता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गई, इतनी बात भी बिल्कुल ठीक हो गई। चलो, अब और बात करते हैं, कुछ हमारी रह गई बातें, किसमें? फैक्टर फोरफिटिंग में कुछ और बातें, वो एडिशनल यहाँ देखिए। जब हमने आपको ये फैक्टर बताया था तो इसका फिनोमिना कैसा होता है? फैक्टरिंग का फिनोमिना तो ये है। फोरफिटिंग के लिए क्या है? तो फोरफिटिंग के लिए मैं ब्लैक पेन को यूज कर रहा हूं। फोरफिटिंग में क्या क्या चेंज आएंगे, मैं उनको यहां पर काट दूंगा। पहली बात तो यहां पे फैक्टरिंग की जगह नाम उसका आता फोरफिटर, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, फोरफिटर हो गया। ठीक है, दूसरी बात, ये जो 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये 4 लोग, इसमें मैं एक काम कर रहा हूं, ये थोड़ा सा उसको रब करके थोड़ा साफ लिख दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। मैं एक पेज अलग ले लेता हूं, चलो, एक पेज साफ ले लिया। मैं पेज ले रहा हूं किसके लिए? फोरफिटर के लिए।
ठीक है, एक पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी और चौथी पार्टी। अब आप लोगों को 1 2 3 4, रुको, 1 2 3 4, इन 4 पार्टियों के नाम देने हैं इन द केस ऑफ फोरफिटिंग, और मेरा फोरफिटर ये बैठा हुआ है। आपको नाम देते हैं फोरफिटर के, मेरा फोरफिटर यहां बैठा हुआ है अलग से, यानी इन चारों के अलावा है वो, और उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का रोल तो है ही। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इन चारों के नाम 1 2 3 4 लिखिए और इनके नाम लिखिए जल्दी से। तब तक जो है फोरफिटिंग में बेनिफिट क्या हुआ, बैंक को एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अभी 2 मिनट में बताते हैं। ठीक है, हाँ, श्वेतांगी ने आंसर दिया बैंक को कमीशन एंड चार्ज बेनिफिट होगा। रवि जी ने बोला फर्स्ट क्लाइंट, रवि जी ने आंसर दिया है पहले का क्लाइंट। और कोई आंसर? एक्सपोर्टर, एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, बैंक बेनिफिट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी। चलिए ठीक है, देखिए जी, ये मैं चार्ट क्यों मैंने अलग से बनाया, इसका नाम क्लाइंट नहीं है, ये एक फिनोमिना है किसका, एलसी का। ठीक है, और एलसी में इसको क्या बोलते हैं आज ही सीख लो, एप्लीकेंट। क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? ठीक है, और एप्लीकेंट के बाद यहाँ ये नाम आता है आपका सेकंड वाले में, दूसरा वाला जो नाम है आपका ओपनिंग बैंक। ठीक है, और यहाँ पर ओपनिंग बैंक के बाद एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ आपका होता है एक्सपोर्टर। ठीक है, ये आपका कौन होता है, इंपोर्टर। तो मेरा कंसर्न ये था कि ये सारे लोग जो है हमारे किसके काम आते हैं, एक एलसी की पार्टियां हैं, और जो पहले से एलसी इस्टेब्लिश होती है वही फोरफिटर के पास जाती है। अच्छा, क्लास छोड़ के मत जाइएगा, एक मुझसे गलती हुई है, वो गलती रिवाइज करनी है मैंने, वो गलती हुई है अभी शायद आप लोगों ने पकड़ ली होगी, अगर पकड़ ली है तो देखिएगा। ठीक है, क्लास छोड़ के मत जाइएगा, मैं लास्ट में करेक्शन करूंगा उसमें। ठीक है, नहीं तो वो गलत लेके चले जाएंगे, फिर कहेंगे सर ने ऐसा पढ़ाया था। ठीक, चलो, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो पार्टी एलसी एक इस्टेब्लिश हो चुकी है, उस एलसी को उठा के फोरफिटर के पास लिया कि हमारा पेमेंट तो भैया अभी आना है, वहां से पेमेंट यहां से आना है, डॉलर में आना है, जब आएगा तब आएगा, आप हमको दे दो। तो अभी आप समझ में आया कि क्यों इसमें जो है विदाउट रिकोर्स होती है और क्यों इसमें 100% होती है। 100% होती है, विदाउट रिकोर्स होती है, क्योंकि बैक्ड बाय, क्योंकि बैक्ड बाय किससे बैक्ड होती है, एलसी से, या गारंटी, एलसी या गारंटी। एलसी या गारंटी से बैक होने के कारण फोरफिटिंग में 100% एडवांस होता है और हमेशा विदाउट रिकोर्स होता है, क्योंकि पैसा डूबने के चांस ना के बराबर हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट हमने यहां बताया था, ये हो गया पूरा। हाँ, इस चार्ट को देख के बताइए फोरफिटिंग में कम से कम कितनी पार्टी होंगी। एक क्वेश्चन बहुत बार आता, सीआईबी में पूछते वाला क्वेश्चन। देखिए, कम से कम 5 पार्टी होंगी, 5 पार्टी से ज़्यादा हो सकती हैं। क्यों, कई बार क्या होता है कि एलसी के इस ऑपरेशन में कई बार क्या होता है, एलसी के इस ऑपरेशन में कई बार 4 से ज़्यादा पार्टी होती है। एलसी की क्लास हम जिस दिन लेंगे उस दिन बताएंगे। ठीक है, जिन्होंने क्लास ले रखी है, जिनको पता है, उनको पता है एटलीस्ट 4 होती हैं, और 6 7 8 9 10 हो सकती हैं और आगे।
तो एटलीस्ट 5 पार्टी होती हैं। फोरफिटिंग करने वाला बैंक का नाम एग्जिम बैंक है, और फोरफिटिंग हमेशा जो होती है विदाउट रिकोर्स बेसिस पे होती है, ठीक है। उसके अलावा चलो ये बहुत से आप लोगों ने आंसर दिए हैं इसमें। मिनिमम 5 पार्टी होती है, और मिनिमम 5 होती है, 5 प्लस हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। परिधि जैन ने जो जवाब दिया हुआ है, इट विल हेल्प एलसी पार्टीज 5 पार्टीज इन फोरफिटिंग, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने क्या मिस्टेक करी थी आज के पढ़ाने में? आपसे सवाल है, मैंने आज इतना पढ़ाया था, उसमें एक मिस्टेक करी है। अभी तो हम आगे और बढ़ेंगे, वो मिस्टेक बतानी है आपको, वो मिस्टेक बतानी है जो मिस्टेक मैंने की हुई है। आपको वो मिस्टेक बतानी है जो मिस्टेक मुझसे हुई है। आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, यही करेक्शन करके जाइए, फिर मत कहिएगा कि हाँ एक गलती हुई थी। कोई बच्चा एक आंसर दे रहा है, सर अकाउंट की क्लास भी आप ही लिया करो। अरे मैं अकाउंट की क्लास लिया करूं? अच्छा, अकाउंट की क्लास में 30% तो मैंने ही पढ़ा रखा है। जैसे लास्ट के जो मॉड्यूल है वो मैंने पढ़ा रखे हैं, फॉरेक्स का मॉड्यूल मैंने पढ़ा रखा है। नहीं मोहित मल्हान जी, सर दोनों में ऑलवेज विदाउट रिकोर्स होता है क्या? ऑलवेज नहीं, ऑलवेज तो फोरफिटिंग में होता है बस। चलिए, अगर आपको गलती नहीं मिल पा रही तो मैं बताता हूं आपको। चलो गलती नहीं मिल पा रही, आप मुझे बताओ एलसी में इस पार्टी को क्या बोलते हैं? एलसी में इस पार्टी को क्या बोलते हैं ये बता दीजिए। एलसी में 4 नंबर पार्टी को क्या बोलते हैं ये बता दीजिए। इससे भी आप थोड़ा बहुत जो है बता सकते हैं कि क्या है गलती। कैलाश जी ने बोला एक्सपोर्टर, परिधि ने बोला कंफर्मिंग बैंक, एन मैरी ने बोला एक्सपोर्टर। देखिए एक्सपोर्टर तो ट्रेडिंग में है ही, ये कोई गलत बात नहीं है, ये एक्सपोर्टर तो ऑलवेज ट्रेडिंग में होगा ही होगा। लेकिन एलसी में इसका नाम क्या है? एलसी में इसका नाम क्या है? आंसर आया? वेरी गुड, श्याम शर्मा जी और सब लकी बक्सी वगैरह सब ने आंसर दिया है। अजिंक्य जी, परजी ने आप सही आंसर दिया। बेनिफिशरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेनिफिशरी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। अब वो मिस्टेक कहाँ है वो देखिए जरा, यहां पर मिस्टेक है। क्या को रिलेट कर गया? मैं थोड़ा सा एलसी की तरफ चला गया था, ठीक है। यहां पर इसका नाम बेनिफिशरी नहीं है, और ये क्लाइंट इसका नाम नहीं है, ठीक है। यहां मैं चेंज कर दे रहा हूं एक बार। ये गलती मुझसे क्यों हुई उसका रीजन बताता हूं कि पहले से पीपीटी बनी होती, उसमें लिखा होता तो गलती नहीं होती। इस समय जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके लिए किसी भी बुक की हेल्प नहीं ले रहा हूं, इससे मुझसे गलती हुई है, ठीक है। और आप अब इसको सुधार लीजिए कि इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, आप बताइए। इसको बोलते हैं क्लाइंट। देखना जरा कंफर्म करिए क्या बोलते हैं क्लाइंट इसको। ये सेलर एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो है, पेन ड्राइव दो। सेलर एक्सपोर्टर इंपोर्टर तो बोलते ही हैं, लेकिन फैक्टरिंग फोरफिटिंग में इनके नाम क्या हैं ये क्वेश्चन अलग से है। जैसे एलसी में आपका क्वेश्चन आता है कि उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, उसी तरह का इसका भी ये क्वेश्चन है। बोलो हाँ जी, क्या आंसर आए? बेनिफिशरी नहीं, इसका आंसर जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर में इसमें फैक्टर फोरफिटिंग में है। हाँ अब आया, देखो परिधि जैन का आंसर आया। फोरफिटिंग में एक्सपोर्टर क्लाइंट एंड इंपोर्टर क्लाइंट एंड एक्सपोर्टर क्लाइंट एंड इंपोर्टर क्लाइंट बोलते हैं। चलिए चलो अब काफ़ी हद तक आंसर आया है। ये क्लाइंट है,
ये जो बंदा है ये फैक्टर के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसकी डीलिंग किससे हो रही है, इससे। इसलिए फैक्टर इसको क्लाइंट बोलता है और एक्सपोर्टर इसको क्लाइंट बोलता है। किस टर्म्स में, एक ट्रेड की टर्म्स में कि मेरा क्लाइंट ये है, लेकिन फैक्टर कभी भी इसको क्लाइंट नहीं बोलता, ठीक है। फैक्ट और ना ही बायर कभी फैक्टर के पास जाता है, इसीलिए इन दोनों के रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब बात आती है जब बिल ऑफ एक्सचेंज पर वो होता है तो वो एक तरह से डेटर क्रेडिटर का, जैसे किसी ने आंसर भी दिया है, वो डेटर क्रेडिटर का एक वो स्टेप होता है, ठीक है। चलिए अब इसके हम कुछ लिटरेरी पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं थ्योरेटिकल मीन्स से, उनको आप देखिएगा जरा। आप इस बुक की टॉपिक, बुक का जो टॉपिक है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें कवर इसमें होती हैं, क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, देखो अच्छा बुक में कहीं कहीं ये 85% भी लिखा हुआ है, बुक में कहीं कहीं 85% भी लिखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो लेकिन जो इसका जो नैरेटिव है उसमें 80% तक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और हम बात करेंगे जितना ये थ्योरी में लिखा हुआ है ना, मैंने एक एक चीज़ इसमें कवर कर दी है। देखिए जब हम बात कर रहे थे अभी उसकी, तो यहीं पर ये दिया हुआ इन्होंने कि द बैलेंस पेमेंट 20% लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% तक होता है, तभी तो यहाँ भी लिखा हुआ है प्री पेमेंट ऑफ 80% ऑफ इनवॉइस, ठीक है। और द मैक्सिमम डेट पीरियड नॉर्मली परमिटेड अंडर 150 डेज इंक्लूजिंग ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये देख लीजिएगा जा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। याला फैक्टर एक बैंक होता है जो पर्सन फैक्टर से फॉरफिटिंग सर्विस के लिए कांटेक्ट करेगा, वो फैक्टर का क्लाइंट कहलाएगा। देखो फैक्टर जो है वो बैंक नहीं होता है, फैक्टर एक बैंकों की सब्सिडरी होती हैं। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। चलो और आगे देखते हैं, इसमें कोई पॉइंट और छूटे, कुछ लोगों को नींद आ रही, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्लास, कोई बात नहीं। हाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट देखो, MIS रिपोर्ट्स वाला। अगर मैं बात करूं, जब यहाँ बेनिफिट की बात कर रहे थे, तो क्योंकि अब मैं बुक को रेफ़र कर रहा हूं, बुक में जो आपके दिया हुआ है उसमें जो फैसिलिटी की बात थी यहाँ पे जो लेजर हेल्प था, यहाँ पे एक पॉइंट आप बढ़ा लेंगे, कौन सा वाला, MIS वाला। तो MIS का मतलब यही है कि डेटाबेस को मेंटेन करना है। MIS का मतलब क्या है, डेटाबेस को मेंटेन करता है, आपके कौन कौन से क्लाइंट हैं, कैसे हैं, ठीक है। अच्छा बैंकों को क्या फॉरफिटिंग करनी चाहिए, फैक्टरिंग करनी चाहिए? बैंकों को फॉरफिटिंग करनी चाहिए, फैक्टरिंग? तो इसका आंसर ये है कि अगर LC या बैंक गारंटी है तो ही फॉरफिटिंग करेगा। फॉरफिटिंग करने में क्या होता है, चार्जेज का फ़र्क पड़ता है, और जितने ज़्यादा % आप एडवांस कराएंगे तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट या उस पर भी फ़र्क पड़ता है। और फॉरफिटिंग थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है, जो विदाउट रिकोर्स वाली फैक्टरिंग होती है वो कॉस्टली होती है। फैक्टरिंग में विद रिकोर्स से कॉस्टली होती है विदाउट रिकोर्स वाली, क्योंकि उसमें पूरी गारंटी वो ले रहा है। अच्छा फैक्टरिंग फॉरफिटिंग सर्विसेज के बारे में एक बात और है कि ये जो सर्विसेज हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में होती हैं, आपको पता है। इसमें जो है देखो पूरा वो सिस्टम दिया हुआ है कि द एक्सपोर्टर, इसमें आप देखिए स्क्रीन पर देखिए, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। क्या बोला, सबसे पहले एक्सपोर्टर क्या है, डॉक्यूमेंट बनाता है, फिर क्या है वो एक्सपोर्टर फैक्टर जो होता है डिसबर्स कर देता है फंड, उसको प्री पेमेंट, ये सारा प्रोसेस जो मैंने बातें बताई हैं वही चीज़ है। और अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है, हाई कॉस्ट जो मार्केट क्रेडिट है उसकी बजाय उसको बहुत सस्ता क्रेडिट मिलता है, क्योंकि ये एडिशनल सर्विसेज में आता है। और इसमें जो बेनिफिट मैंने लिखाए थे, लो मार्जिन हो गया, कस्टमर गेट्स लार्ज क्रेडिट,
ठीक है, ये पॉइंट्स हैं इसमें, देखिए दिख रहे हैं पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं किसमें, फैक्टर और फोरफिटिंग की सर्विसेज में। ये जो सारे पॉइंट हैं थ्योरेटिकल है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसको। और अगर हम बात करते हैं किसमें, फोरफिटिंग में बात करते हैं, तो फोरफिटिंग में मैंने बताया क्या फ़र्क आता है, थोड़ा सा उसका ये पूरा वही जो मैंने बताया, नो रिकोर्स बेसिस में होती है, विदाउट रिकोर्स होती है, सब कुछ वही है, प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है, सब कुछ वही है। एक बात तो वो आ रही थी जो क्लाइंट और उसको बोल रहे थे हम, किसको क्लाइंट बोलते हैं, अगर कहीं दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा हाँ, जो CIB की बुक है, CIB के बुक में थोड़ा सा एलोबरेटिव दिया हुआ है, तो CIB की बुक में इसको और उसके नेम वगैरह दिए हुए सिंगल फैक्टर, और जो कि या JIB की बुक में नहीं दिया हुआ। मैकेनिज्म में वही है बिल्कुल जैसे मैंने बताया था। एडवांटेज में देखिए वही है, देखो 100% की फाइनेंसिंग कर रहा है वो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बचा रहा है, ये सारे देखो ये पॉइंट हैं। 100% कैश फ्लो को इम्प्रूवमेंट करता है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव हो जाती है। उसके अलावा क्या, ट्रेड अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं। और forfeiting also helps to realize price transfer. The exporter can also transfer the corresponding financing cost into the sale price. ये इसके बेनिफिट है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा आप कवर कर लीजिएगा बुक से, ठीक है। तो इस तरह आज हमारा जो है ये फैक्टर फोरफिटिंग वाला जो लेक्चर है कॉन्सेप्चुअली पूरा होता है। थ्योरेटिकली मैंने बता दिया कि थ्योरेटिकली आपको क्या करना है, जो भी हमारा पूरा वो है बुक से एक हल्का सा देख लीजिए। 1-2 मार्क्स लोग जो है ज़रूर आपके इसमें से क्वेश्चंस में आते हैं, पक्का आते हैं, और विदाउट रिकोर्स वगैरह में से जब भी क्वेश्चन आते हैं आप गलती करने की गुंजाइश करते हैं इसमें, ठीक है। तो कल की क्लास हमारी अगेन दिन में होगी और उसका टाइम है कल की क्लास का 10 बजे रख लेते हैं। कल की क्लास 10 बजे रखेंगे हम लोग, और 10 से लेकर के वो क्लास होगी, वो जितना भी टाइम हमें मिलेगा। और कल की क्लास जो होने वाली वो सुन लीजिए किस पे होने वाली क्लास, कल की क्लास होनी है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी क्लास होगी। फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 1 से 1.5 घंटे की क्लास में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी तरह के अकाउंट्स होते हैं वो सीखेंगे। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा उनके लिए एक दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, आप सब लोग क्लास में बने रहे। और जिन लोगों ने अभी तक कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है, अगर चाहें तो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें एट ए ग्लांस सारी चीज़ें एक जगह पर अवेलेबल हैं और एडिशनल बेनिफिट भी उसमें मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।